नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 31 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 31 का जो पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था। तो अगर बात करें हर्षवर्धन की राजधानी की, तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज में थी। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हर्षवर्धन की राजधानी तो कन्नौज में थी, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थे। ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाणभट्ट कौन थे? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई। तो हर्षवर्धन की जीवनी जो है वो भी बाणभट्ट ने लिखी, जिसका नाम क्या था? हर्षचरित। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। तो हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है और ये लिखी थी बाणभट्ट के द्वारा। और कादम्बरी एक जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? तो कादम्बरी और हर्षचरित, इन दोनों ही जो ग्रंथों की जो रचना है वो किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा की गई, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। देखिए हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत अच्छे राइटर थे। इनके द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, याद रखना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन प्रमुख ग्रंथों को रचा गया। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे या किसके दरबार में भारत आए थे। तो चीनी यात्री जो हुएन सांग थे वो भी हर्षवर्धन के दरबार में कहाँ पर आए थे? भारत आए थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हर्षवर्धन की बात करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का एक युद्ध हुआ था चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय के साथ। तो पुलकेशन द्वितीय के साथ जब इनका युद्ध हुआ था, और पुलकेशन द्वितीय किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजा। तो इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया। तो पुलकेशन द्वितीय के साथ जब चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का युद्ध होता है, तो इस युद्ध में जो है वो हर्षवर्धन की क्या होती है? हार होती है। और ये युद्ध जो है पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध होता है वो नर्मदा नदी के किनारे होता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप भी एसपी टेट, आर्ट्स या जेबीटी किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड कभी भी आप हमारी वीडियोस को आराम से देख सकते हो। इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। तो इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। और साथ में आपको हम दे रहे हैं, अगर आप हमारे बैच को परचेस करते हैं, फ्री हैंड रिटन नोट्स, जिन नोट्स से हज़ारों बच्चे जो अपना टेट क्वालिफाई कर चुके हैं हमारे चैनल से 1 साल के अंदर। तो लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि जो हमारे बैच में जो बच्चे थे उसमें भी 290 सिलेक्शन हमारी थी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी फ़ीस सबसे कम है भाई, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, इतने कम में 499 में कोई भी आपको देने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो सांची के स्तूप की बात करें तो सांची के जो स्तूप का निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बोलता है कि जो सांची का स्तूप है ये भारत के किस राज्य और कहाँ पर है। तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल का भी कौन सा जिला? तो बोलेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में। तो रायसेन जिले में है कौन सा? आपका सांची का स्तूप। और ये कब बनाया गया था? अशोक ने बनाया 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो सांची का स्तूप को बनवाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अब सांची के स्तूप की खोज सबसे पहले किसने की? तो सांची के जो स्तूप की खोज है वो किसने की थी? ब्रिटिश एक अधिकारी होता था, जनरल टेरल। तो याद रखना है, जनरल टेलर साहब ने 1818 ईस्वी में जो है वो क्या की थी? सांची के स्तूप की खोज की थी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इस बात को आपने याद रखना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को साइड में जो आपका सांची का स्तूप है इसको कब शामिल किया गया। तो सांची के स्तूप को यूनेस्को में 1989 विश्व धरोहर स्थल में इसको 1989 में शामिल किया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब भारत की जो नोट है, 200 रुपये का जो नोट है भारत का, उस पर किसका चित्र दर्शाया गया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो 200 रुपये का जो नोट है उस पर भी सांची का स्तूप को दर्शाया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अशोक की बात करते हैं। अशोक से टेट परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि अशोक का जन्म कब हुआ। तो अशोक का जो जन्म हुआ वो 304 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रम। कहाँ पर हुआ भाई? पाटलिपुत्रम। तो अशोक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रम हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि वर्तमान का पटना है। और इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था अशोक का वो 269 बीसी या 269 ईसा पूर्व में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक की माँ का नाम भी जान लेते हैं, सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। तो सुभद्रांगी जो है वो कौन थी? अशोक की माँ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राज्य अभिषेक की
8वें वर्ष के पश्चात इसने क्या लड़ा, 261 ईसा पूर्व में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 269 में इसका क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था। लेकिन 261 ईसा पूर्व में इसने लड़ा कलिंग युद्ध, कलिंग वॉर। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा, 261 BC में लड़ा। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाद में जाकर इसकी जो है मृत्यु कब होती है, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता चुका हूँ। और याद रखना है, अशोक के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसने क्या किया था कि जो आजीवक संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए गया में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण। तो 4 गुफाओं का निर्माण बराबर की पहाड़ियों में किसके द्वारा कराया गया था, तो भैया याद रखना, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाओं का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा इनके द्वारा ली गई थी वो किससे ली थी, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किसने ली, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त। तो उपगुप्त से अशोक ने क्या ली थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अशोक का जो बौद्ध धर्म है वो एक व्यक्तिगत धर्म था, इस बात को भी आपने याद रखना है। अशोक के 14 अभिलेख भी है, और ये ऐसे राजा थे भारत के अशोक जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जो सूचना होती थी उसको जनता तक पहुंचाया था। इस बात को आपने याद रखना है। और अशोक के जो अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम 1837 में किसके द्वारा पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। किसके द्वारा भाई, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि धामुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है। अगर बात करें धामुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना की, तो ये जो है वो पब्बर नदी पर है। कहाँ पर है भाई, पब्बर नदी पर है। और पब्बर किसकी सहायक है, आप सभी लोग जानते हैं, पब्बर टॉस की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और टॉस की सहायक है पब्बर। और टॉस किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। तो ये मानिए ये सारी की सारी नदियाँ यमुना की ही सहायक है। पब्बर टॉस की सहायक है, और टॉस किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। तो इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पब्बर नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश की किस झील से होता है, तो ये चंद्रनाहन झील से जो है वो पब्बर नदी का उद्गम होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये धामुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना है वो कितने मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश सरकार की जल विद्युत परियोजना है ये धामुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो 22.5 मेगावाट की है इसकी क्षमता। इस बात को भी आपने याद रखना है। 22.5 नहीं है भाई, माफ़ी चाहूँगा, 70 मेगावाट। तो धामुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, 70 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना। 22.5 मेगावाट की योजना, तो मेरे को धानवी परियोजना याद आ रही है। तो एक धानवी परियोजना है जो कि शिमला में ही ये धानवी परियोजना पड़ती है, धानवी नदी पर है। ये कितने मेगावाट की, ये है 22.5 मेगावाट की। जबकि आपकी धामुआरी सुंडा कितने मेगावाट की है, 70 मेगावाट की। तो गलती नहीं करेंगे। उसी प्रकार आपकी हिमाचल प्रदेश की ऐसी जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है वो है पार्वती जल विद्युत परियोजना, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर मैं पार्वती जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ तो पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पर बनी है, और कितने मेगावाट की है, कुल्लू जिले में है, और ये जो है वो 2051 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो आप जानते होंगे चमेरा 1 चमेरा 2, तो चमेरा 1 चमेरा 2 ये दोनों आपको याद रखनी है। चमेरा 1 जो जल विद्युत परियोजना है वो भी रावी नदी पर है, और चमेरा 2 भी रावी नदी पर ही है। तो चमेरा 1 540 मेगावाट की है, और चमेरा 2 300 मेगावाट की है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको कभी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपकी एक है संजय जल विद्युत परियोजना, बहुत बार पूछा गया है संजय जल विद्युत परियोजना। संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो भाभा नदी जो कि सतलुज में है, इसको भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है, सतलुज परियोजना को। इस बात को आपने याद रखना। और संजय जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, हिमाचल के, तो भैया याद रखेंगे संजय जल विद्युत परियोजना किन्नौर जिले में है, और कितने मेगावाट की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है भैया, 120 मेगावाट की। इस बात को भी आपने याद रखना है, कितने मेगावाट की है, 100 मेगावाट की। उसी प्रकार बसपा जल विद्युत परियोजना, भाई सारी याद रख लो, परीक्षा में कोई भी पूछी जा सकती है। तो बसपा जल विद्युत परियोजना किन्नौर में ही है, और ये बसपा नदी पर है, और बसपा जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना है। एक है नाथपा झाकड़ी, ये भी किन्नौर पे है,
नाथपा झागड़ी कहाँ है? तो नाथपा झागड़ी की बात करता हूँ तो किन्नौर और शिमला दोनों में पड़ती है। किन्नौर में भी पड़ती है, शिमला में भी पड़ती है। नाथपा झागड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर निर्मित है। कितने मेगावाट की है? 1500 मेगावाट की है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाले। उहल की बात करते हैं। उहल किसकी सहायक है? तो उहल जो है वो ब्यास की सहायक है। किसकी सहायक है? उहल उहल ब्यास की सहायक है। और अगर मैं ब्यास की बात करता हूँ, उहल ब्यास की सहायक है स्वान नदी। स्वान नदी के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा। स्वान नदी की बात करते हैं तो स्वान नदी जो है वो ऊना को 2 भागों में बांटती है। तो ऊना को 2 भागों में बांटने वाली नदी तो बोलेंगे जी स्वान नदी है, जो ऊना को 2 भागों में बांटती है। बहुत ही अच्छे से आपने इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछता है कि ऊना का शोक या दुख की दरिया ऊना में किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहेंगे स्वान नदी को। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। आप इन सभी बातों को ध्यान से याद रखेंगे। नदियों के बारे में गिरी, एक गिरी जल विद्युत परियोजना भी है। और गिरी जल विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ, ये क्यों पूछी जाती है? क्योंकि गिरी जल विद्युत परियोजना जो है ये सिरमौर जिले में पड़ती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कितने मेगावाट की है ये आप जो है वो बताएंगे किस में? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ महीने बिताए थे? तो वो स्थान था डलहौजी। डलहौजी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कुछ समय बिताया गया। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत कम रैंडम लोगों ने सुना भी होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहाँ पर डलहौजी या हिमाचल प्रदेश में भी कुछ समय रहे थे, लेकिन जी यहाँ रहे थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। भाई रविंद्रनाथ टैगोर को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिल चुका है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। तो पूरे एशियाई में क्वेश्चन आ सकता है कि पहले एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला भैया? 1913 में मिला। बहुत अच्छे से समझ आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की, इनके द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन क्या लिखा गया? जन गण मन। तो जन गण मन सर्वप्रथम बार कब गाया गया? तो याद रखना, जन गण मन को सबसे पहले 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में गाया गया, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ही है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आमार सोनार बांग्ला कहाँ का राष्ट्रगान है? बांग्लादेश का। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनका जो निवास स्थान था शांति निकेतन में ही रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन। इस बात को आपने, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ किताबें हैं जो कि बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार। क्या मिलता है भैया? नोबेल पुरस्कार मिलता है। टेट परीक्षा दे रहे हो तो वहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गीतांजलि के अलावा गोरा इनकी पुस्तक है। गोरा के अलावा चित्रगंधा, बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रगंधा। चित्रगंधा भी इनकी किताब है। चित्रगंधा के अलावा चंडालिका, चंडालिका भी क्या है? इनकी ही एक बुक है। चंडालिका के अलावा गीतांजलि, गीतांजलि भी भैया इनकी किताब है। और गीतांजलि के अलावा विसर्जन, विसर्जन भी जो है वो किसकी किताब है? इनकी ही किताब है। तो सारी किताबें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से बोलता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ बुक से गीतांजलि, गोरा, हुंगरी स्टोन्स, चंडालिका, चित्रगंधा, गीतांजलि और विसर्जन, ये सारी की सारी किताबें जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदर घाटी किस जिले में है? मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, बंदर घाटी और दूध एवं शहद की घाटी किस घाटी को कहा जाता है? चंबा घाटी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बंदर घाटी कहाँ पर है भाई? चंबा जिले में, क्योंकि बंदर घाटी को ही दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता था? तो अगर पता था और अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ना एक बार जरूर हर हर महादेव का कमेंट जरूर लिखें। चंबा घाटी को रावी घाटी एवं शहद एवं दूध की घाटी भी कहा जाता है। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। और याद रखना कि अगर मैं बात करता हूँ आपकी, इसके अलावा भी हिमाचल में बहुत सारी घाटी, जैसे कि मंडी ज़िले में सबसे उपजाऊ घाटी वलय घाटी। अगर वलय घाटी की बात करें तो वलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। और वलय घाटी को, वलय वैली को सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। और ये जो वलय घाटी है वो सुकेती खड्ड को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं मंडी की कुछ और घाटियों की बात करता हूँ, मंडी में आपकी
चोहार घाटी है, बहुत बार पूछी गई है चोहार घाटी। चोहार घाटी मंडी में, चोंतरा घाटी मंडी में और इमला बिमला घाटी। तो ये भी याद रखनी है, चोहार घाटी, चोंतरा घाटी, इमला बिमला घाटी कहाँ पर है भाई? मंडी जिले में। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है कांगड़ा। तो कांगड़ा घाटी की बात करें तो ये धौलाधार और दक्षिण में जो शिवालिक के मध्य स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल की कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलीज है। किन्नौर की भी बात कर लेते हैं। किन्नौर में सांगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार टेट परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो मैं मानूंगा कि इस बार थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे पूछे जाने के। सांगला घाटी, जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हिमाचल की ऐसी घाटी जिसको बसपा घाटी के नाम से, तो सांगला घाटी को ही बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। और किन्नौर का जो छितकुल गाँव है, किन्नौर का एक गाँव है छितकुल, छितकुल गाँव जो है वो किस घाटी में है? तो छितकुल गाँव जो है वो सांगला घाटी में। इस बात को आपने याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए उसी प्रकार एक पब्बर घाटी है। अगर पब्बर घाटी की बात करते हैं तो पब्बर घाटी जो है इसको रोडू घाटी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बनता है। और उसी प्रकार अगर लाहौल स्पीति की बात करता हूँ मैं, लाहौल स्पीति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाहौल की बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति में आपकी मटुआ घाटी है, लाहौल स्पीति में आपकी पट्टन घाटी है। और पट्टन घाटी की अगर बात करता हूँ तो ये भी काफ़ी उपजाऊ है और आलू के उत्पादन के लिए हिमाचल की ऐसी घाटी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तो लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपकी चंद्रा घाटी हो गया, पीन घाटी हो गया, लिंगटे घाटी हो गया, ये सारी की सारी घाटी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, सारे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झांकी किस जिले का लोक नृत्य है? अब झांकी की बात हो रही है, झांकी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर परफॉर्म की जाती है? तो अगर झांकी की बात करते हैं तो झांकी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाली है परीक्षाओं के लिए। तो झांकी जो नृत्य है वो चंबा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? चंबा में जो है वो झांकी किया जाता है। इसके अलावा चंबा के और भी बहुत सारे डांसेज है, जैसे कि आपका झांझर, झांझर कहाँ होता है? झांझर डांस भी आपका चंबा में होता है। झांझर के अलावा आपका इसके अलावा जो होता है हंटेर, हंटेर कहाँ पे होता है? तो हंटेर भी कहाँ पे होता है? चंबा में होता है। हंटेर के अलावा सिकरी, सिकरी नृत्य ये भी चंबा में ही होता है। सिकरी नृत्य भी कहाँ पर होता है? चंबा में ही होता है। इसके अलावा आपका डंडारस, डंडारस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चंबा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंकली, किंकली नृत्य, किंकली नृत्य भी हमने चंबा में ही सुना है। और देख धुरई, धुरई, धुरई नृत्य भी चंबा में होता है। और एक पंगवाल नृत्य होता है, पंगवाल क्योंकि पांगी घाटी में कौन सा नृत्य होता है? पंगवाल नृत्य होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि सिरमौर, सिरमौर जिले में होती है झूरी, झूरी के अलावा सिरमौर में लगता है रासा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरमौर का बूढ़ा, बूढ़ा कहाँ होता है? सिरमौर में। और एक होता है पुडुआ, पुडुआ भी कहाँ लगता है? पुडुआ भी लगता है सिरमौर में। तो सिरमौर में नाटी भी लगती है, नाटी तो शिमला और सिरमौर दोनों में लगती है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिरमौर के बूढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट है, पुडुआ है, दौड़ी है, नाटी है, रासा है, झूरी है, ये सभी सिरमौर में होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं कुल्लू की बात करता हूँ तो कुल्लू में होता है कथड़ी नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है कथड़ी, बार बार पूछा जाता है कि कथड़ी कहाँ होता है। तो कथड़ी हो गया आपका, ये कहाँ पर होता है? किन्नौर में होता है। एक खरेत होता है, खरेत, खरेत, खरेत भी कहाँ होता है? कुल्लू में ही होता है। इसके अलावा एक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे नृत्य आपको याद रखने हैं, पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। इसके अलावा किन्नौर, किन्नौर में होता है आपका वाक्यांग हो गया, व्यांगचू हो गया, ये कहाँ पर होता है? और जापरो, याद रखना है, वाक्यांग, व्यांगचू, क्यांग भी बोलेंगे, क्यांग, वाक्यांग, व्यांगचू और जापरो नृत्य कहाँ पर होते हैं? ये सारे के सारे नृत्य किन्नौर में होते हैं। और जापरो नृत्य किन्नौर की हंगरंग घाटी, किन्नौर में घाटी है हंगरंग घाटी, वहाँ पर मनाया जाता है। और एक राक्षस नृत्य होता है जिसको दानव नृत्य भी कहा जाता है, ये भी आपके किन्नौर जिले में होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।